नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध एकांकी समरेखा और विषम रेखा की समीक्षा और विश्लेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह एकांकी आपको बीए और एमए के सिलेबस के साथ साथ आप इसे इंटर के सिलेबस में भी देख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैं यह वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप इस एकांकी को अच्छे से समझ सकेंगे और ये आपके लिए लाभदायक होगी, इसलिए मैंने इसको सरल रूप में बनाया है। आइए अब इस एकांकी की समीक्षा को हम देख लेते हैं। वैसे मैंने इस एकांकी के 10 बिंदु बनाए हैं, जिसमें कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, संवाद योजना है, भाषा शैली है, शीर्षक है, उद्देश्य है और संघर्ष और द्वंद्व और संकलन त्रय और देश काल और वातावरण को भी मैंने लिया हुआ है। अब एकांकी की समीक्षा को हम देख लेते हैं। समरेखा विषम रेखा एकांकी की समीक्षा। समरेखा विषम रेखा एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा सामाजिक एकांकी है, जिसमें विवाह से पूर्व संपन्न प्रेम के संबंध को आधार बनाया गया है। आगे चलकर कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल का स्पर्श करने लगती है। आधुनिक एवं शिक्षित समाज में विवाह से पूर्व का प्रेम सामान्य बात है। सामान्य रूप से आधुनिक पति विवाह से पूर्व प्रेम को भले ही स्वीकार कर ले, परंतु पत्नी के प्रेम को देखकर पति का अहम जागृत होना सामान्य बात है। एकांकी के 10 तत्व माने गए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहला है शीर्षक, दूसरा है कथा वस्तु, तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा है संवाद योजना, पांचवा है अभिनेता एवं रंगमंच, छठा है संघर्ष और द्वंद्व, सातवां है देश काल वातावरण, आठवां है संकलन त्रय और नौवां है भाषा शैली और 10वां है उद्देश्य। आइए अब इस एकांकी की समीक्षा के पहले बिंदु को हम देखते हैं, शीर्षक। किसी भी रचना का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे तथा पूरी कहानी या कथावस्तु का प्रतिनिधित्व करे। यानी कि शीर्षक पढ़ के ही पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि आखिर इस एकांकी का या कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक ऐसा ही क्यों रखा है, इसके अंदर आखिर क्या होगा, इस कहानी में आखिर अंदर क्या होगा। जब शीर्षक ही इतना आकर्षक है तो कहानी तो जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। तो शीर्षक को पढ़ के ही आगे कहानी को पाठक जो है पढ़ता है, सुनता है। तो चलिए इस एकांकी के शीर्षक की ओर नज़र हम डालते हैं। इस एकांकी में पति पत्नी रेवा और केशव में अत्यधिक प्रेम है। रेवा रूपसी है और केशव रूप का पुजारी है। दोनों समरेखा के समान हैं। रेवा का पूर्व प्रेमी रंजन चित्रकार है। वह केशव की सहमति से रेवा के घर आया जाया करता था। दोनों दिन भर घर से गायब रहते थे। रंजन कई स्थानों पर जाकर रूपसी रेवा के चित्र बनाया करता था। जब केशव को लगने लगता है कि रेवा का अधिकांश समय रंजन के साथ बीत रहा है और वह केशव को बिल्कुल भी समय नहीं दे रही है और ना ही उसके ऊपर कोई ध्यान दे रही है, तो केशव के मन में पति का अहंकार जागृत हो जाता है और वह उन दोनों से घर से चले जाने को कहता है। रेवा पत्नी का अधिकार बताती हुई घर से जाना नहीं चाहती हैं। यहीं आकर रेवा और केशव यानी पति पत्नी के मध्य रेखा समझे विषम हो जाती है और केशव घर से चला जाता है। पति पत्नी का रिश्ते के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो आपसी तनाव, आपसी जो कहें मनमुटाव और रिश्ते जो मिठास है वह कड़वाहट आना क्या हो जाता है, स्वाभाविक है, सामान्य बात है। ठीक है, तो यहीं पे लेखक ने किस तरीके से दोनों जो पति पत्नी जिनका प्रेम अत्यधिक था, सुखमय जीवन बीत रहा था, लेकिन अचानक किसी तीसरे के आने से उनके रिश्ते में क्या हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है और वैसे ही जो सम चल रहा था वो क्या हो जाता है, विषम रेखा में परिवर्तित हो जाता है।
समरेखा, विषम रेखा, उच्च पद के पति और पत्नी के मन में उठे द्वंद्व और संघर्ष की सशक्त कहानी है। इन दोनों में कहीं एक विषम रेखा है जिसकी रचना नाटककार ने बहुत ही सूक्ष्म बिंदुओं से की है। इनके विपरीत मन में कहीं एक अज्ञात प्रेम की समरेखा भी है जो उन्हें महान भारतीय हृदय के समीप ला खड़ा करती है। इसलिए शीर्षक निश्चय ही मौलिक, जिज्ञासापूर्ण और प्रभावशाली है। एकांकी के लिए ऐसा मनोवैज्ञानिक शीर्षक सर्वदा उचित ही रहता है। अब इस एकांकी की कथा वस्तु भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु का आधार मनोवैज्ञानिक है। सम एवं विषम रेखा से ही इस सिद्धांत का आधार प्रभाकर जी ने रेवा और केशव को बनाया है। रेवा का विवाह केशव के साथ होता है, परंतु रंजन शादी से पूर्व रेवा का प्रेमी था और वो बाद में रेवा के घर आता है उसके रूप की उपासना करने के लिए। रेवा केशव की पत्नी है, परंतु उसका पूर्व परिचय एवं प्रेम रंजन से है। केशव और रेवा अपना पारिवारिक जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में रंजन इन दोनों के बीच में मेहमान बनकर आ जाता है। यह घटना नाटक में संघर्ष उत्पन्न कर देती है। रेवा का अधिक समय रंजन के साथ घूमने फिरने में व्यतीत होने लगता है, जिससे केशव को अकेलेपन का अनुभव होने लगता है और उसके मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी में अंतर्द्वंद संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और केशव घर छोड़कर चला जाता है। रेवा को अपनी गलती का आभास होता है और वह अपने को संभालती है। अंत में केशव लौट आता है क्योंकि केशव को अपनी गलती का अनुभव हो जाता है। रंजन भी विवाह करके पत्नी के साथ मेहमान बनकर इसी घर में दोबारा आता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि एकांकीकार ने पति पत्नी के संबंधों तथा उनके मन में उठने वाली संभावित शंकाओं का बड़ा यथार्थ और मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। इस एकांकी का मूल उद्देश्य न कथा है न चरित्र चित्रण करना है, बल्कि विशेष परिस्थिति में पति पत्नी के मन में उठने वाली शंकाओं का चित्रण करना ही एकांकीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। मानव मन की क्रिया तथा प्रतिक्रिया ही एकांकी का लक्ष्य है। अब इस एकांकी के पात्र एवं चरित्र चित्रण को भी हम देख लेते हैं। समरेखा, विषम रेखा। एकांकी के पात्र चरित्र चित्रण में मुख्य 3 ही पात्र हैं जिनका चरित्र यथार्थ और सजीव है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एकांकीकार ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर अपने पात्र और उनके चरित्र की अवधारणा की है। रेवा, पहला जो मुख्य पात्र है इसमें रेवा है। प्रस्तुत एकांकी की प्रमुख पात्र है। एकांकी का मूल केंद्र उसके चरित्र और व्यक्तित्व से है। एकांकी की सारी घटनाएं, सारे प्रसंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके चरित्र के साथ ही घूमते रहते हैं। एकांकी का संपूर्ण अस्तित्व रेवा के चरित्र को लेकर है। एकांकी की मूल संवेदना, भाव, रस और एकांकी का विचार दरअसल सभी कुछ रेवा के चरित्र के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। रेवा का संघर्ष प्रधान चरित्र जटिलता और संघर्ष से पूर्ण है। रेवा का व्यक्तित्व बड़ा सबल है। पुरुष पात्र उसके समक्ष प्रभावहीन है। रेवा रूप की रानी है और केशव और रंजन उसके रूप के उपासक हैं। केशव, दूसरा जो मुख्य पात्र है वो केशव है, रेवा का पति है। वो बैरिस्टर है। वह रेवा के रूप का उपासक है। उसको खोने के भय से घर में कभी गहने, कभी साड़ी, कभी यहाँ कभी वहाँ उसे घुमाते रहता है और कुछ ना कुछ उसके लिए लाते रहता है। रंजन का पत्र आने पर विद्रोह नहीं करता है। जब उसका जो पूर्व प्रेमी है, रेवा का जो पूर्व प्रेमी रंजन जब उसको पत्र लिखता है तो वो उसका विद्रोह नहीं करता है। जब वह उसके घर आ जाता है तो उसकी जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब क्या आ जाती है, सामने दिखाई देने लगती हैं। एकांकीकार ने केशव के चरित्र में बैरिस्टर की गरिमा को नहीं दिखाया है।
रेवा के चरित्र के समक्ष उसका चरित्र फीका सा जान पड़ता है। तीसरा जो पात्र है इस एकांकी का वो है रंजन। रेवा का मित्र है, वो भी रेवा के रूप के सौंदर्य का उपासक है। वह एक चित्रकार है। रेवा की शादी केशव के साथ हो जाती है, परंतु यह रेवा के रूप का उपासक ही बना रहता है। अपने आप जबरदस्ती रेवा के यहाँ पहुँच जाता है और उसके पीछे लगा रहता है। इस पर रेवा समझदारी से व्यवहार करती है, परंतु यहाँ पर रेवा के सामने दोहरा मार्ग उपस्थित हो जाता है, प्रेम और कर्तव्य का। रेवा का प्रेम रंजन से है, शादी से पूर्व अवश्य रहा होगा, परंतु अब उसकी शादी केशव के साथ हो गई है और वह इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती है, जिसके कारण वो एक द्वंद्वात्मक स्थिति से घिर जाती हैं। रंजन अपने प्रेम का बदला लेने के लिए रेवा के घर आता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, किंतु रेवा ऐसा नहीं होने देती और अंततः रंजन उसके घर से चला जाता है। अब इसमें इस एकांकी की संवाद योजना भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी रेडियो एकांकी की श्रेणी में आती हैं। संवादों की दृष्टि से यह एकांकी पूर्णतः सफल है। संवाद छोटे छोटे तथा पात्रों के मन स्थिति के अनुकूल हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति को प्रकट करने वाले संवाद लंबे अवश्य हो गए हैं, परंतु स्थिति के अनुकूल ही। एकांकी में संवाद सरल, सुबोध और वास्तविक स्थिति को उजागर करने वाले हैं। अब इसमें हम अभिनेता एवं रंगमंचयता भी देख लेते हैं। अभिनेता के भाव के अनुकूल ही अभिनय करता है, अतः एकांकी स्थितियों की योजनाओं और उसके अनुरूप ही उचित संकेत भी लेखक द्वारा दिए जाते रहे हैं। रंगमंच की सीमाओं का ध्यान रखकर ही एकांकीकार ने आवश्यक अभिनेता का प्रश्न समरेखा विषम रेखा शीर्षक एकांकी के लिए उठाया है, क्योंकि यह एकांकी रंगमंच के लिए नहीं बल्कि रेडियो एकांकी की दृष्टि से रची गई है। रेडियो एकांकी के पात्र रंगमंच में आकर अभिनय नहीं करते, उनका परिचय प्रत्यक्ष रूप से अपने सामाजिक के साथ नहीं हो पाता है। वे तो अपने संवादों में ही निहित ध्वनि के उतार चढ़ाव, गति, स्वर, लय के माध्यम से ही स्वयं को प्रकट करते हैं। पात्रों का अभिनय अंग संचालन या मुख्य मुद्राओं से नहीं, केवल ध्वनि के सहारे होता है। प्रस्तुत एकांकी रेडियो एकांकी के रूप में है, फिर भी रंगमंच पर इसका सफल अभिनय किया जा सकता है। एकांकी सर्वदा अभिनय योग्य है। रंगमंच की दृष्टि से कहानी उपयुक्त मानी गई है। यह जो एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रची गई है रेडियो एकांकी, यानी कि हम इस एकांकी को सुन सकते हैं, उनकी ध्वनि के अनुसार ही हम उनके वार्तालाप, देश काल, वातावरण, उस समय क्या परिस्थिति रह रही है, दोनों पति पत्नी के बीच में कैसा वार्तालाप हो रहा है, उनकी उतार चढ़ाव जो ध्वनियाँ आती हैं उसके अंदाजे से ही हम लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा वातावरण होगा, क्योंकि हम उनके मुख मुद्राओं को नहीं देख सकते, उनके जो अंग किस प्रकार से चल रहे हैं, वो किस अपने मुद्राओं का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें नहीं दिखाई देता है। केवल हम ध्वनि के सहारे ही उनके रूप का, उनकी संवादों का आभास कर सकते हैं। अब इस एकांकी का हम अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, उसका है संघर्ष द्वंद्व। एकांकी में संघर्ष अथवा अंतर्द्वंद अनिवार्य तत्व है। विरोधी पक्षों तथा पात्रों तथा परिस्थितियों का संघर्ष कथावस्तु पक्ष के अंतर को स्पष्ट करने का एकमात्र सफल मार्ग है। बाह्य संघर्ष भी सफल और श्रेष्ठ, अंतः संघर्ष तथा अंतर्द्वंद को दिखाना ही एकांकीकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। एकांकी में लेखक ने रेवा के अंतर्द्वंद संघर्ष को दिखाया है। प्रेम कर्तव्य के बोध में रेवा किस प्रकार से निर्णय लेती है, यह सब एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देशकाल एवं वातावरण। देशकाल की पृष्ठभूमि में स्थापित पात्र, उसका संवाद, उसका वातावरण, उसकी वेशभूषा, उसका आचार व्यवहार ही दर्शक को विश्वसनीय और यथार्थ प्रतीत होता है।
प्रस्तुत एकांकी में अधिकांश रूप से वातावरण को ध्वनियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे रंजन और रेवा बातचीत कर रहे हैं, उस समय तेज गर्जन तर्जन और तेज आवाज़ लगती हुई आती है। यद्यपि यहाँ से श्रोता इस दृश्य को देख नहीं पाते, परंतु अनुभूति अवश्य कर लेते हैं। रेडियो नाट्य शिल्प से प्रभावित होने के कारण देश काल वातावरण योजनाओं को विष्णु प्रभाकर ने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण करना ही एकांकीकार का मुख्य लक्ष्य रहा था। फलतः पात्रों की साज सज्जा, समय और स्थान की विशेष स्थितियों के रंग संकेत नहीं दिए गए हैं। रंग संकेतों का विष्णु जी ने एकांकियों में ही अभाव रहता है। अब इसमें हम संकलन त्रय भी देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसमें समय, कार्य और स्थान का समन्वय पूर्ण रूप से हुआ है। परंतु रेडियो प्रधान एकांकी के लिए संकलन त्रय की आवश्यकता नहीं होती है। समरेखा विषम रेखा में काल, समय और कार्य का निर्वाह अच्छी तरह से हुआ है। यह सफल रेडियो एकांकी नाटक है। अब इस एकांकी की भाषा शैली भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे दर्शक तुरंत अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो सके। प्रस्तुत एकांकी की भाषा शैली का रूप बड़ा निखरा हुआ है और यथार्थ और सजीव है। आडंबर उसमें नाम मात्र के भी नहीं हैं। यह सर्वथा व्यवहारिक है। हम अपने नित्य प्रति जीवन में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसा ही प्रयोग एकांकी में किया गया है। अपनी इस भाषा में एकांकीकार ने बोलचाल के व्यवहारिक शब्दों को निसंकोच रूप से अपनाया है। भाषा की दृष्टि से एकांकी सफल है। एकांकी में भावात्मक विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यानी कि एकांकी जो है, जैसे हम आम भाषा बोल रहे हैं, वैसे ही एकांकी के शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये नहीं है कि उसमें संस्कृत के शब्द आ रहे हैं, या कहें कि उसमें जो है अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है, या अरबी या फारसी या अंग्रेजी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करके एकांकीकार ने सरल और सुबोध और बोलचाल की जो आम भाषा है उसका प्रयोग किया है। अब इस एकांकी का उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। जीवन में प्रत्येक कार्य का कोई उद्देश्य होता है। एकांकी रचना के पीछे भी एकांकीकार का उद्देश्य छुपा होता है। यद्यपि मनोरंजन प्रदान करना एकांकीकार का प्रथम उद्देश्य है, किंतु केवल मनोरंजन मात्र के लिए उच्च कोटि के एकांकी का निर्माण नहीं होता। जीवन और जगत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एकांकीकार एकांकी की रचना करता है। उद्देश्य की दृष्टि से श्री विष्णु प्रभाकर के साहित्य की भावभूमि बड़ी दृढ़ और सशक्त है। उनकी एकांकी मनोरंजन के अधिकारी कम, किंतु मानव जीवन के चिरंतन शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से अधिक है। जीवन के जगत के अनुकरणीय तथ्यों का वर्णन करते हुए व्यवहारिक संदेश देने में पूरी तरह सफल हुई है। नारी हृदय का मनोवैज्ञानिक रूप को ही प्रस्तुत करना एकांकी की भावभूमि रही है। आज की सामाजिक मान्यताओं को लेकर नारी और पुरुष के पारस्परिक संबंधों के प्रति आधुनिक नारी के हृदय में कितना द्वंद्व है, इसी का निर्देश प्रस्तुत एकांकी में किया गया है। केशव और रेवा के मन में द्वंद्व और संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु उनका विवेक इस प्रकार का है कि समाज की परिधि से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि विष्णु प्रभाकर की एकांकी समरेखा विषम रेखा में एकांकी के तत्वों का पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है। यह एकांकी के तत्व की कसौटी पर खरी उतरती है। उम्मीद है आपको यह एकांकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से पति पत्नी के बनते बिगड़ते सुलझते रिश्तों की ये एकांकी है। और अगर आपको यह एकांकी पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।